जय हिंद दोस्तों। आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल के दलित समाज के महानायक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था, जिनको भारत रत्न 1990 में मिला, जिन्होंने भारत के संविधान के जनक कहलाए, जिन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हो, पीएचडी की हो, लंदन यूनिवर्सिटी से लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स किया हो। वो महानायक का जो जन्म हुआ वो माहू में हुआ। माहू की छावनी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इनका जो जन्म हुआ वो 14 अप्रैल 1891 में माहू में। तो इनकी जो माता है उनका नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी सकपाल था। इस नाते से क्योंकि इनके पिता सूबेदार थे तो पढ़ने का इनको अवसर मिल गया, पढ़ने का अवसर मिला और वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा समस्याएं झेली। ऐसा नहीं कि आसानी से पढ़ाई करने को अवसर मिल गया। वहाँ पे जाते थे, स्कूल के सबसे पीछे सीट पे बैठते थे। वहाँ पे आवाज़ अच्छे से आए ना आए उसी आवाज़ में समझना भी था। और इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, अपना वर्णन करते हुए कि भैया हमारे जीवन में सबसे जो महान होता था, दुर्लभ होता था, वो था पानी। कि रखा तो है, देख तो रहे, लेकिन पी नहीं सकते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, नो पियो नो वाटर। अगर चपरासी नहीं आएगा तो पानी पीने को नहीं मिलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पढ़ते रहे और इन्होंने जब 10वां पास किया तो उनको उनके गांव में पहले इकलौते बंदे हुए जो कक्षा 10 पास किए। और फिर उनको एक पुस्तक मिली पढ़ने को प्रेरणा के तौर पे, वो भी बुद्ध नाम की पुस्तक थी। महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया और महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़कर उन्होंने प्रेरणा ली महात्मा बुद्ध से। फिर उनको पढ़ने का अनुभव भी हो गया था क्योंकि उन्होंने ज्योतिबा फुले जी को पढ़ा, उनकी पत्नी जी के बारे में पढ़ा। तो सबके बारे में पढ़कर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात तो जान ली कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपके पास एक ही कारगर हथियार है, वो है शिक्षा। और लास्ट टाइम लोगों का मानना कहना है कि उन्होंने कहा भी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब कक्षा 10 पढ़े उसके बाद बड़ौदा गए। बड़ौदा के बाद ये सबसे पहले कोलंबिया गए। कोलंबिया से इन्होंने पीएचडी किया। पीएचडी करने के बाद का मन नहीं माना, उन्होंने लगा कि अब हम एडवोकेट की पढ़ाई करेंगे, लॉ की पढ़ाई करेंगे। तो लॉ ऑफ इकोनॉमी पढ़ने के लिए लंदन गए। लौट के जब वापस आए तो इनकी समस्या क्या हुई, ये एक जगह नौकरी के लिए गए। वहाँ पे काम तो मिल गया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उस आधार पे मिल गया, लेकिन इनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। ये अगर देखा जाए तो चारों धर्मों में जी लगा के गुहार किया कि भैया हमको रख लो, मगर किसी ने इनको रहने के लिए, आसरा देने के लिए नहीं दिया। उसके बाद इनको लगा कि अब समाज को सुधारना ही पड़ेगा क्योंकि समाज में ये जो छुआछूत की अस्पृश्यता फैली है इसको कम करने के लिए हमको शिक्षा को और ज़्यादा अग्रेसिव करना पड़ेगा। लोगों तक ये बात समझाना पड़ेगा कि हमारा जो जन्म हुआ है किसी देवता के पैरों से नहीं हुआ है। समझिए इस बात को। और इस बात को समझाते हुए इन्होंने एक संगठन बनाया। वो जो संगठन था वो संगठन का नाम था द ऑल इंडिया डिप्रेस। और इन्होंने इस संगठन में लोगों तक जागरूकता पहुंचाने की बात की। क्या पहुंचाने की बात? क्लास फाउंडेशन था, सॉरी, डिप्रेस क्लास फाउंडेशन फेडरेशन, द क्लास फेडरेशन। इन्होंने एक संगठन बनाया 1920। उसके बाद बहिष्कृत हितकरणी सभा बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि भैया अगर ये हमको सम्मान नहीं देंगे तो हम इनको भी सम्मान नहीं देंगे। अब देखिए होता क्या है, जो व्यक्ति बाहर से पढ़ा लिखा आया है वो उस समाज से आया है जहाँ पर लोग एक दूसरे को समान समझते हो, बराबर समझते हो, बराबर का दर्जा देते हो। और आप वहाँ पे उनको दर्जा ना दो या उनका सम्मान भी ना करो या उनके बराबरी को भी ना समझो तो भाई वो बहिष्कृत तो करेगा ना। क्योंकि वो जिस देश में रह के आए हैं, जिस देश में उनको सम्मान मिला हो, मान मिला हो, तो उसको लगेगा कि भाई ये क्वालिटी अपने वहाँ क्यों ना दी जाए। जैसे हम विदेशों में जाते हैं तो विदेश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कि वहाँ पे विकास कैसे हुआ है, उस विकास को लाने के लिए भारत में भी सोचते हैं कि भैया हमारे भारत में भी अच्छा से विकास हो जाए। तो इन्होंने उसके बाद स्वतंत्र लेबर पार्टी अभियान चलाया कि भैया अगर हमको मान सम्मान नहीं मिलेगा तो हम भी अपना मान सम्मान खुद ले लेंगे क्योंकि हमारे पास एकजुट होने की क्षमता
है वो भी ये बनाया 1936 में, क्योंकि ये अपने लिए नहीं लड़ते थे, ये लोगों के लिए लड़ते थे। क्योंकि इनका क्या था, ये इतनी बड़ी पढ़ाई कर चुके थे, कहीं ना कहीं सेटल ही हो जाते। अगर ये चाहते तो ये लंदन भी जाकर सेटल हो सकते थे, क्योंकि आज तक लंदन मानती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसा हमारे यहाँ कोई ऐसा छात्र नहीं आया जो इतनी मेहनत करता हो, 21-21 घंटे पढ़ाई करने वाला, जो मात्र 3 घंटे सोता हो, 4 घंटे सोता हो, आज तक उनको ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने अनुसूचित जनजाति का फेडरेशन बनाई, अनुसूचित जनजाति फेडरेशन, क्योंकि इनको अब लग गया था कि अगर भारत देश में कुछ करना है तो अपना प्रचार करो, अपनी बातें लोगों तक पहुंचाओ। अब जब इन्होंने ये भी बना लिया, ऊपर वाला बनाया, लोगों तक अपनी बात समझाने लगे। उसके बाद उनको लगा कि भाई अगर आप हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमारी बातें अब तक नहीं समझ में आ रही, तो जो हमारे बिरादरी के लोग हैं, जो हमारे कैटेगरी के लोग हैं, उनको एक छोटा सा जगह दे दीजिए और हम लोग उसी में रहने लगेंगे। ये बात उन्होंने जोर शोर से आवाज उठाई और कहा कि भैया हमको एक अलग क्षेत्र दे दीजिए और हम अलग क्षेत्र में रहेंगे, क्योंकि हम अब आपके संग नहीं रहना चाह रहे हैं। लेकिन ये बात किसको खटक गई? महात्मा गांधी जी को खटक गई। महात्मा गांधी को लगने लगा कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एक अलग क्षेत्र ले लेंगे, मोहम्मद जिन्ना एक अलग क्षेत्र ले लेगा, तो फिर भारत देश के इतने टुकड़े हो जाएंगे, ये हम सह नहीं पाएंगे। हालांकि वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का बंटवारा हो। जब एक अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिस तरीके से चाह रहे थे, जिस तरीके से मोहम्मद जिन्ना चाह रहा था, उससे सबसे महात्मा गांधी नहीं चाह रहे थे। फिर इन्होंने जब लगा कि भैया ये भी बन गया अनुसूचित जनजाति स्वतंत्र लेबर पार्टी, द ऑल ऑफ डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन 1920। अब क्या था, अब ये दलित जो नेता थे आक्रामक दलित नेता हो चुके थे, क्योंकि ये जितने गोलमेज सम्मेलन हुए उसमें भी इन्होंने भाग लिया। लोगों में बीच में इनकी चर्चा फैल चुकी थी, लोगों तो ये पहुंच चुके थे, क्योंकि इसके पहले आग लगाने वाले महात्मा हो चुके थे, जिनका महात्मा ज्योतिबा राव फुले के नाम से जाना जाता है। तो लोगों के अंदर क्रांति की लहर दौड़ गई कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो भी बताएंगे हमारे अच्छे के लिए बताएंगे, और लोगों को ये बात लगने भी लगी। उसके बाद इन्होंने पत्रिका जारी कर दी कि लोगों तक संदेशा कैसे भेजा जाए। जैसे ये आज के समय में हमारा दैनिक भास्कर चैनल है या फिर आज तक चैनल है, जितनी टीवी है वो चैनल जो न्यूज देते हैं, इन्होंने पत्रिका में काम किया जिसका पत्रिका का नाम है मूक नायक। क्या नाम है? मूक नायक। मूक नायक पत्रिका में इन्होंने चालू किया और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का इससे अच्छा कुछ भी जुगाड़ नहीं था इनके पास। और इन्होंने जब मूक नायक किया उसके बाद बहिष्कृत भारत भी एक पत्रिका में काम किया इन्होंने, और वहां पे भी अपने विचारों को प्रकट करते हैं और लोगों तक पहुंचाते थे कि देखिए भैया हम भी इसी प्लेनेट के आदमी हैं, हम भी इसी धरती पे हैं, हमको भी भगवान ने बनाया है, फिर हमको किसी तरीके से बनाया गया है, लेकिन हमको भी बराबर का अधिकार चाहिए, ना कि कुछ लोगों तक जो अधिकार सीमित है वो कुछ ही लोगों तक रहे, हम तक भी पहुंचना चाहिए। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को चुना गया, इसके लिए आप सभी लोग जानते हैं संविधान के जनक, लेखक, संविधान का कच्चा मसौदा तैयार करने के लिए। और उनको चुनने वाले अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी जी भी थे। महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी, बी.एन. राव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सब लोगों की मर्जी से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए और उन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के समाप्ति होते होते संविधान को पूर्ण रूप से लिख के कच्चा मसौदा तैयार कर दिया था। उसके बाद जब संविधान बन गया तो संविधान को भैया सोचा गया कि भैया कॉपी जैसे कि मशीन से छापा कैसे जाए। तो एक व्यक्ति थी, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, उनका जो नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था। उनको बुलाया गया, उन्होंने कॉपी लिखा। उनके लिखने के बाद, टाइपिंग करने के बाद अब सभी लोगों को लग गया कि भैया संविधान बन तो गया है, लेकिन इसके ऊपर जो छपाहट है वो अच्छी सी तस्वीर बनाई जाए। उस समय एक व्यक्ति हुआ करते थे नंदलाल बोस जी, उनको बुलाया गया और नंदलाल बोस जी ने उस पर अच्छी अच्छी तस्वीरों को उकेरा। संविधान लागू हुआ। संविधान लागू के बाद
कानून मंत्री अगर देखा जाए सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी बने और लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कानून बनाए। संविधान में मौलिक अधिकार को बनाया जिसमें लोगों तक समानता का अधिकार मिला, समता का अधिकार मिला और शिक्षा का अधिकार मिला और बोलने का अधिकार मिला, शोषण के विरुद्ध का अधिकार मिला और कुल 7 उस समय अधिकार बने, उसके बाद 6 हुए। अब समझिए ये जब मौलिक अधिकार मिल गए, लोगों तक आज़ादी पहुंच चुकी। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन में एक सबसे बड़ी चुनौती आई कि हमको न कभी हिंदू ने अपनाया, हमको न कभी मुस्लिम ने अपनाया, हमको न कभी पारसी ने अपनाया, हमको न कभी सिख ने अपनाया, तो हम किस धर्म में जाकर के मिले। और इन्होंने घोषणा कर दिया था पहले से ही कि हमारा जन्म जो हुआ है दुर्भाग्य से हिंदू धर्म में हो गया है, लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में। तो इनको लोग आए कन्विंस करने के लिए कि भैया आप हमारा धर्म मिल जाइए, भैया आप हमारा धर्म मिल जाइए, भैया आप हमारा धर्म। लेकिन इनको लगने लगा कि सबसे अच्छा कोई धर्म है तो बौद्ध धर्म है। और इन्होंने नव जागरण बौद्ध धर्म पुस्तक भी लिखा और उन्होंने उस पुस्तक में बताया कि महात्मा बुद्ध के जो विचार हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन में जो कहानी है वो पहले से कैसे बदली गई, कैसे हम लोगों तक पहुंचाई गई और उसमें क्या सत्य है और क्या कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो अलग अलग तरीके से उन्होंने बखान किया। तो उनकी जो मृत्यु हुई वो बहुत दुखद और बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म को अपनाने के कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि पहले तो वो क्या थे, हिंदू धर्म को मानते थे लेकिन वहाँ पे सम्मान नहीं मिला, तो पारसी में थोड़ा बहुत जाने पहचाने समझे, वहाँ पे भी इनको समझ में नहीं आया। तो जब सारे धर्मों का अध्ययन कर चुके उसके बाद 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। उसके बाद क्या हुआ, 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। तो 1956 में इनकी मृत्यु हुई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मृत्यु 1956 में हुई, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लोगों में जिंदा है, हमारे लोगों के बीच में जिंदा है, पढ़ने वाले बच्चों के बीच में जिंदा है। कानून की जहाँ भी कहीं भी कोई बात की जाएगी तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद किया जाएगा। उसके बाद 1990 में एक ऐसा सुनहरा दिन आया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिया गया। क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। अब तब से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान जनक भारत रत्न प्राप्त करने वाले महान व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहलाने लगे। अब वो बात अलग है कि इनके मरने के बहुत सालों के बाद, क्योंकि 56 की मृत्यु हुई, मोटा मोटा देखा जाए 7, 30, 90 लगभग 34 साल के बाद इनको भारत रत्न मिला, वो भी मरने के बाद। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मृत्यु हो गई, वो भी 1956 में। इनका जो जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 में। तो ये थी इनकी जीवन परिचय की छोटी सी कहानी। अगर इनके बारे में सुनेंगे समझेंगे तो जितना चर्चा करेंगे उतनी कम है, क्योंकि हम क्या इनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। इनके बारे में तो लिखने के लिए अलग से कापी किताब लाया जाए तब भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि इतने महान व्यक्ति थे। तो जय हिंद दोस्तों, आज यहीं तक।